दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके सामने। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चलिए तो बिना इंतजार किए आज देखते हैं चैप्टर 5 का नाम क्या है। पदार्थों का पृथक्करण, यानी उसको हम कैसे सेपरेट करें। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जनरली हमने आपको देखे होंगे, ये इस तरह से यहाँ पर ये अलग किया जा रहा है, चलनी से चाय की पत्ती को चाय से अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा शस्य कर्तन के समय अनाज को कंडियों से पृथक करते हैं। देखो, शस्य का मतलब होता है कि जब भी भूसा और गेहूँ एक साथ होता है तो हम उसको उड़ाते हैं ना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। आपने देखे होंगे मत्ते रहते हैं जिससे दूध या मक्खन से क्रीम अलग हो जाती है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। तो मतलब वहाँ पर कपास को क्या किया जाता है, कूटा जाता है, जिससे क्या रहता है वो बीज अलग हो जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। कदाचित आपने नमकीन या दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने पाया होगा कि इसमें यदि मिर्च है तो खाने से पहले उसे सावधानी पूर्वक अलग निकाल दिया होगा। कई बार क्या रहता है, ये देखो ये यहाँ पर ये पोहा है, इसमें ये मिर्च है, तो हम एक एक करके क्या कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं, इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे। इसके लिए एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख दोगे। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये देखो यहाँ पर ये दही को मथा जा रहा है ना, इससे दही अलग हो जाता है, और या फिर दूध को मथा जाता है तो घी अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यह पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो पृथक करने के लिए क्या करना होगा। बड़े को तो हम कर सकते हैं, छोटे को दिक्कतें आती है। तो कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सूचना भी असंभव है। ठीक है, परंतु पहले ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो देखो, कई बार ऐसी आवश्यकता आ जाती है हम डेली रूटीन के कामों में कि कहीं जुड़ जाए तो क्या करें इनके लिए। तो क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण की कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने के उद्देश्य, अवयव को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। यद्यपि 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित की गई है, आपको ये अरेंज करना है। चलिए देखते हैं अपन क्या करना है इसमें। यहाँ पर चावल से पत्थरों को पृथक करना है तो हम बीन सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है, क्योंकि हम पत्थर थोड़ी खा सकते हैं। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्थर को हम नहीं खा सकते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। ठीक है, तो उद्देश्य ये होता है कि इसमें से पानी को अलग कर दिया जाए तो हमें टेस्टी मतलब मेन चीज़ बचेगी, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती पृथक करना, हानिकारक अवयवों को अशुद्धि को दूर करना। ठीक है, मतलब जो चाय की पत्ती है उसका तो कोई मेन अब रस नहीं रह गया है ना वो, और स्वाद को भी बिगाड़ देती है, इसलिए उसे पृथक कर लेना चाहिए। हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं। अब इस प्रक्रम का उद्देश्य और पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखो, पहला पृथक्करण का उद्देश्य है कि हानिकारक चीज़ों को अलग करना, और दूसरा है कि उसका कहीं किसी विशेष रूप में उपयोग करना। तो पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप या द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस तो होगा। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं ऐसे पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते होंगे जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है।
चलिए अब हम उसकी अलग अलग विधियां हों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम इसको सेपरेट करेंगे। पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, कुछ विशेष विधियों के बारे में हम सोचेंगे, विचार करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। बिल्कुल हम रूटीन में देखते हैं, जैसे हस्तचयन। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैला दीजिए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण जो है वो पाते हैं? तो नहीं आते। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्य कण और अन्य खाद्य पदार्थ हैं? तो हाँ, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य कणों को पृथक करो। ये होती है हस्त पृथक्करण। ठीक है, हस्तचयन। अब हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ मिट्टी के कणों या पत्थर, भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है ना? ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है, क्योंकि कम मात्रा में होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको हस्तचयन को किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं अगली विधि का, मतलब अगला जो पार्ट है कि थ्रेशिंग। आपने खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। अब डंडियों से इस अनाज को क्या करना होता है, हमें अलग करना होता है ना। तो अलग करने के लिए पहले इसको धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना करो। तो पहले तो इसको सुखाना जरूरी है, क्योंकि उससे अन्न कण चिपके रहेंगे, है ना। कृषक अन्न कण की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आप लोगों ने देखे तो होंगे, जो किसान भाई बहन है उन्हें तो अच्छी तरह से ये सब पता है। तो आमों और अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण जो है आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए डंडियों से तोड़ना संभव नहीं है। अन्य कणों को डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो डंडियों से अन्य कणों या अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। तो इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है, मतलब अगला काम क्या है कि इसको या तो पीट कर हम अलग कर सकते हैं। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। अब यदि यही काम मशीनों से करेंगे या जानवरों से करेंगे तो भी इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि सिर्फ अनाज के कणों को अलग करना होता है। ये देखो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको पीट रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग। ये पीटने से क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रियाकलाप 3, निष्पावन। ठीक है, सूखी रेत या बुरादे या सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाओ। इस मिश्रण को किसी प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रखना है। ठीक है, और मिश्रण को ध्यान से देखो तो क्या आप इन दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हो? अब देखो इनमें से दानों का साइज यदि अलग अलग हो तो ऐसा संभव है, यानी हमारे पास जो है यदि अब बुरादा है, सूखी पत्ती का यदि पाउडर है और रेत है, अब हम इसको कैसे अलग करेंगे? तो रेत को भी वैसे संभव तो नहीं है, क्योंकि बुरादा और सूखी पत्ती का पाउडर हम उड़ाकर ही कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या दोनों अवयवों के कणों के आकार समान है? तो दोनों के आकार तो लगभग समान है। क्या हस्तचयन द्वारा इनको पृथक करना संभव है? हाथ से तो हम इन्हें नहीं कर सकते। अब इस मिश्रण को आप खुले मैदान में ले जाओ और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट या समाचार पत्रों पर रखो, या समाचार पत्रों पर जिस पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलने लगे, है ना। अब ये धीरे धीरे नीचे फिसलने लगेगा तो क्या होगा, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा
सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि भूसा अलग गिरेगा, इन्हें बुरादा अलग गिरेगा और रेत अलग गिरेगी। रेत तो भारी होने की वजह से पास में आ जाएगी। क्या कोई ऐसा अवयव है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिर जाता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? तो ऐसा लगता तो है, क्योंकि हल्का पदार्थ दूर जाएगा। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन यानी हवा से अलग करना। निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, साधारण रूप से किसान जो है इस विधि का उपयोग करते हैं, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, है ना। वैसे भी सुखाने से क्या हो जाता है, वो जो दाना जो है कड़क हो जाता है और ये हल्की चीज़ें फिर और हल्की होकर दूर हट जाती है। यहाँ पर इस चित्र में देखो, ये जो महिला है ये निष्पावन का कार्य कर रही है ना। ये हल्का वाला जो कण है ये दूर जा रहा है और भारी वाला कण वहीं गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, अगले पेज में क्या है, जो भूसे के जो हल्के कण हैं, भूसे के जो हल्के कण हैं पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं ना। और अलग भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों के उपयोग में हम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का ही हम उपयोग कर लेते हैं ना। चलिए, अब अगली विधि का नाम है चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर या अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कई बार आटे से भी हमें क्या करना पड़ता है, वो चोकर जो रहता है वो अलग करते हैं हम। तब क्या करते हैं, इसके लिए हम चलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं, इसमें से आटा डालते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये इससे आटे को अलग करते हैं और इसका भूसा या चोकर अलग कर लेते हैं। ठीक, अब आटे के जो छोटे कण होते हैं वो चलनी के छिद्रों में से तो निकल जाते हैं, परंतु बड़ी जो अशुद्धियाँ रहती है वो चलनी में रह जाती है। क्या है कि प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों या भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर भी डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों या भूसे को भूसा जो निष्पावन या थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। ठीक है, और आपने इस प्रकार के बड़े चलनों को भवन निर्माण या वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ या पत्थर पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाते हुए देखा होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक चलनी रहती है और उस पर रेत के कणों को डाल देता है और बारीक बारीक अलग निकाल लेता है और भारी वाले कण अलग कर लेता है ना, ये इस तरफ से एकत्रित हो रहा है। चलिए, तो ये विधि कहलाती है चालन, मतलब चलकर अलग करना। ठीक है, एक्टिविटी 4 में हम क्या देखते हैं, चालन में क्या है इसमें। तो कक्षा में एक चलनी या चलनी ले लो, थोड़ा सा आटा घर से ले आओ और चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करो। अब चाक का पाउडर बनाओ और उसे आटे के साथ मिला दो। इस मिश्रण का हम चालन करेंगे। क्या हम चालन द्वारा चाक का पाउडर और आटा पृथक कर सकते हैं? तो चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी आकार में अंतर हो इसको पृथक करने में किया जा सकता है। ये ठीक है, लेकिन सेम साइज को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि चलनी में से दोनों निकल जाएंगे वो। चलिए, अगली विधि का नाम हो जाएगा अवसादन, निस्तारण और निस्यन। तो ये डिजोल्व करके यानी विलीन बनाकर होता है। तो क्या होता है इनमें, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन या चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल या दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को हम कैसे पृथक करते हैं? तो प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से पहले हम क्या करते हैं, धोते हैं। ठीक है, जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, धूल के कण, ये सब पानी में घुल जाते हैं। यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है और इनसे जल थोड़ा मटियाला भी हो जाता है, मतलब कलर बदल जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल?
क्यों, आपने ये क्या देखा होगा? तो निश्चित रूप से चावल नीचे चले जाएंगे और जो हल्के कण है वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब बर्तन को टेढ़ा करके जल को बाहर गिरा दिया जाता है ना, तो इस तरह से जितनी भी हल्की अशुद्धियाँ होती है वो अलग हो जाती है। अब मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के जो कण हैं वो तली नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवसादन। अवसादन यानी नीचे बैठ जाना, ठीक है, अवसादित हो जाना। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। अब निस्तारण का मतलब होता है एक्चुअल में एक प्रकार का छानना, है ना, छानना यानी निस्तारण करना। ठीक है, आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनसे अवयव को अवसादन निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये तेल और पानी की दो अलग अलग परतें हैं। अब हम एक को डाल रहे हैं, दूसरा तो एक परत गिर रही, दूसरी वहीं पर रह जाती है ना। इस तरह से इनको भी हम अलग कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल या जल को उनके मिश्रणों से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाएगा उसे निस्तारण द्वारा हम अलग कर लेंगे। निस्तारण यानी एक तरह से उसको छानना ही हुआ। आइए फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण विधि अपनाइए, मतलब छानना। इस विधि इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में पत्तियां अभी भी मिलती है? अब चाय को एक छलनी में क्या करना है? छलनी में डाल देना है, ठीक है। और क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती है? देखो, लगभग लगभग जो बड़ी आकार की पत्तियां रहती है वो सब इसी में ऊपर छलनी में रह जाती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं ना, फिल्टर करना, है ना, शुद्ध करना। अब सोचिए, तो देखो थोड़ा सा निस्तारण और निस्यंद में अंतर इतना ही है कि निस्तारण में क्या रहता है कि बिना चलनी के गुजारे करना है, और निस्यंदन में क्या करना है? अपने को उसको चलने की सहायता लेना है। अब सोचिए, चाय की पत्तियों को पृथक करने में हमने निस्तारण और निस्यंद में से कौन सी विधि अच्छी लगी? ठीक है, तो आइए अब हम इनके अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों या नदियों से एकत्रित इस जल को भी कई बार हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ये जल क्या है, मतलब गंदा रहता है ना, पांकिल हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद। ठीक है, थोड़ा गंदा रहता, मटमैला। तो आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो मिट्टी को अपने को पानी से अलग करना है। एक्टिविटी 5, तालाब या नदी का पांकिल जल लो, यानी गंदा पानी लो, और यदि यह ना मिल सके तो ग्लास के जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दो। अब आधा घंटे के लिए इसे छोड़ दो, तो जल सावधानी पूर्वक परीक्षण करो। तो आपने क्या देखा? आपने ये उसको लिख लो। क्या ग्लास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? तो बिल्कुल बैठ जाती है ना नीचे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहोगे? अब जल को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा तिरछा करो और ग्लास के ऊपर से जल को दूसरे ग्लास में उड़ेल दो। आप इस प्रक्रम को क्या बोलोगे? तो इसमें क्या रहता है कि धीरे धीरे पानी ऊपर चला जाता है और नीचे की गंदगी रह जाती है। क्या दूसरे ग्लास का जल अब भी पांकिल या भूरे रंग का है? बिल्कुल। अब इसका निस्यंदन कीजिए, है ना, अब इसको छानना है। तो क्या चाय की छलनी से यह कार्य हो जाता है? मतलब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि छलनी में तो दोनों चीज़ें चली जाएगी। तो आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंद करने का प्रयास करें। तो बिल्कुल नहीं, कपड़े में भी क्या होगा? छोटे छोटे कण तो चले जाएंगे। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में भी किया जा सकता है।
ठीक है। कुछ बड़ी मिट्टी होगी तो जरूर उसमें वो छन जाएगी, लेकिन बारीक मिट्टी नहीं छन पाएगी। तो देखें कि यदि जल अभी भी गंदा है, ठीक, तो अशुद्धियों को फिल्टर पेपर पर आप निस्यंदित कर सकते हैं ना। यदि उसको फिल्टर पेपर क्या रहता है, बारीक रहता है। इसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पेपर पर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिनमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण भी दिखाए गए हैं, हम देख सकते हैं। फिल्टर पेपर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप पर लगा दिया जाता है। इसके पश्चात फिल्टर पेपर के ऊपर से हम मतलब मिश्रण को फिल्टर पेपर के ऊपर उड़ेल देते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फिल्टर पेपर है, इसको पहले ऐसे मोड़ना है, फिर दूसरा फोल्ड करना है, फिर इसको खोल देना है। इसको रखने के बाद इसमें उड़ेलना है, तो नीचे धीरे धीरे ये छन जाता है। ठीक, तो ये फिल्टर पेपर से इस तरह से अलग किया जाता है। अब क्या है, साधारण रूप से फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीज और ठोस कणों को पृथक करते हैं ना, क्योंकि बीज तो कड़वे होंगे, उन्हें तो अलग करना जरूरी है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी किया जाता है, और आपने देखा होगा पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उनमें नींबू का रस मिला दिया जाता है ना, क्योंकि दूध का रस जैसे मिलाएंगे तो पानी अलग हो जाएगा, तो पनीर के ठोस कण द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। अब पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छलनी से फिल्टर करके पृथक कर लिया जाता है ना, आपने देखा भी होगा, घरों में यूज करते हैं। अब अगली विधि है वाष्पन। क्रियाकलाप 6, बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए और जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या जो संपूर्ण जल जो है वो भाप में बदल जाता है, अदृश्य हो जाता है। आप दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालो, अच्छी तरह से हिलाओ। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? तो विडोलित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करो। देखो, ऐसा कई बार क्या रहता है कि जल से मान लो कि नमक डालने से उसके रंग में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हमें नमक अब अलग करना है तो क्या होगा? तो जल को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे नमक जल को उड़ने दीजिए, और बीकर में फिर बचेगा क्या? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बीकर में जो नमक जल का पानी है, इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पूरा पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। ठीक, इस क्रियाकलाप को हमने जल तथा नमक को मिश्रण करने के लिए वाष्पन की क्रिया का उपयोग किया है ना। वाष्पन में धीरे धीरे उड़ जाता है, तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है, क्योंकि जल तो उड़ता ही है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? तो समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवण को एक लवण इनमें है, वो है साधारण नमक। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है, और कुछ समय बाद सारा जल निकल जाता है ना। तो इस तरह से जो ठोस लवण है वो नीचे बढ़ जाते हैं, और तत्पश्चात लवण के मिश्रण का शोधन करके हम नमक को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से समुद्र से भी हम क्या करते हैं, नमक को प्राप्त करते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये समुद्र का पानी है, हमने गड्ढों में भर दिए इनको, और गड्ढों में भरने के बाद इसको गर्म होने देंगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक आ जाएगा, उसको किसी फावड़े से हम अलग कर लेते हैं। देखिए अब पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग हम करते कैसे हैं? हमने पदार्थ को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करने की आवश्यकता होती है ना। तो चलिए हम 7वें क्रियाकलाप को देखते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लो, आप इसे कैसे अलग करोगे? सबसे पहले हमने कभी देखा कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक होगी क्या? रेत और नमक, अब दोनों का साइज तो सेम है, कैसे अलग करोगे? इस मिश्रण को बीकर में लो, इनमें जल मिलाओ, बीकर को कुछ समय के लिए रख दो। तो आप क्या देखोगे कि रेत बीकर की तली में बैठ जाती है ना।
इसे क्या कहते हैं, निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक करो। अब छान लोगे तो नमक और जल का मिश्रण तो छन जाएगा, लेकिन रेत के कण रह जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब निस्तारित द्रव में क्या है, नमक है ना उसमें। तो आप क्या सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो आरंभ में हमने मिश्रण में दिया था? बिल्कुल ठीक है। अब इस निस्तारित जो द्रव से नमक और जल को पृथक करना है, तो इस द्रव को पहले केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दो। कुछ समय के लिए केतली को गर्म करो। तो केतली की तोती जो टोटी रहती है उससे भाप को निकलते हुए आपने देखा, देखते रहते। तो जैसे यहाँ पर हमने पहले क्या किए, एक्चुअल में पहले तो रेत अलग कर ही लिए थे, अब ये टोटी को हम अलग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें से जो पानी के कण हैं वो लगातार निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब धातु की एक प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। ठीक है, तो प्लेट को जो केतली की टोटी के ठीक ऊपर से पकड़ो। अब आप क्या देखते हो, जल को भाप के कणों में बदलने दो। ठीक है, और जब भाप के बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में लाते हैं तो वो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है ना। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लेट में आपको बर्फ के टुकड़े लेना है, तो क्या होगा, ये जो पानी है, भाप है, ये क्या करेगी, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगी। तो ठंडा हो जाएगी, फिर से ड्रॉप बन जाएगी और ये पानी अलग हो जाएगा। देखें तो प्लेट के नीचे बूंद बूंद करके नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन, है ना। मतलब कंडेंस हो गया। क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा? बिल्कुल, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो उसके ढक्कन में ही पानी जम जाता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या बचेगा बताओ? तो उसके पीछे वही नमक तो बचेगा। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंद और वाष्पन और संघनन जैसी विधियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। हमने पहले निस्तारण करके रेत अलग किए, फिर उसको छाने मतलब निस्यंद किए, फिर वाष्पन किए, फिर संघनन किए। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधियों को नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने पाया कि जो नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्ति पाई गई है। बाकी में अब ये बताना है कि आपको त्रुटि कहाँ रह गई। ठीक है, एरर कहाँ है। तो वो एरर हम सोच सकते हैं कि हमने कोई ना कोई विधियों में कमी किए हैं, या तो पूरी तरह हमने उसको गर्म नहीं किए हैं, है ना, या हमने क्या उसको सही चलनी से नहीं छाने हैं। तो देखें, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अब अध्याय 4 में हमने ये देखा था कि पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब उन पदार्थों को जल में विलय कहा जाता है ना। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर किसी उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? अब पानी में कोई दूसरा पदार्थ एक लिमिटेड ही मात्रा में घुल जाता है, उसके बाद नहीं घुलता। क्रियाकलाप 8, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर, ग्लास, एक चम्मच नमक या जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विडोलित करो, इन्हें हिलाते रहो जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। अब एक चम्मच नमक और डालो और भली भांति फिर विडोलित करो। इस प्रकार से एक एक करके हम नमक मिलाते रहेंगे, विडोलित करते जाएंगे। तो कुछ चम्मच नमक का मिलाने के बाद आप क्या देखते हैं? कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। तो अब यह जो विलयन है वो संतृप्त विलयन है, मतलब जब कोई पदार्थ अब दूसरे पदार्थ की मात्रा में नहीं मिला सकते। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में क्या मिलाई थी, मिलाई थी ना कण,
देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये नमक ले रहे हैं और इसको घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद वो घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, गलती ये हुई थी जब अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया तो कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। तो भी होता है कि यदि हमने नमक एक लिमिटेड मात्रा में मिला हो तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना, नहीं तो फिर पानी बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आविले नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुनः प्राप्ति नहीं हो सकी। यह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके समस्या को हल कर सकते थे, है ना, और ज़्यादा पानी मिला दो उसमें तो उसकी क्या और घोलने की शक्ति बढ़ जाती है। कल्पना करो कि यदि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है तो क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व अधिक से अधिक नमक को घोला जा सकता है। अब हम चलो पहली की इस में मदद करेंगे। क्रियाकलाप 9, बीकर में कुछ जल लो, उसमें तब तक नमक मिलाओ जब तक कि इसमें और अधिक नमक ना घुले। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया। अब हम इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाओ और इसे गर्म करो। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली और नमक का क्या हुआ, तो गर्म करने पर क्या रहता है, उसकी घुलने की ताकत बढ़ जाती है ना, तो वो घुल गया होगा। तो क्या यह घुल गया, यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर और अधिक नमक घोला जा सकता है। तो दूसरी थी या तो पानी बढ़ाओ या उसे गर्म कर लो। ठीक है, अब विलयन को ठंडा होने दो और क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। चलिए हम इसको पता लगाते हैं। 10वां जो क्रियाकलाप है, 2 गिलास लेना है, प्रत्येक में आधा कप पानी भरना है और 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाना है। ठीक है, और तब तक विडोलित करना जब तक कि ये घुल ना जाए। 1-1 चम्मच की मात्रा संतृप्त विलयन में डालते जाना है। नमक के चम्मच की संख्या जो घोली गई है उसको टेबल पर नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसी क्रियाकलाप को चीनी से भी दोहराना है। आपको जल में विलेय अन्य पदार्थों को भी दोहराना है। तो इस सारणी से ये पता चलता है, देखो यहाँ पर कि कितने चम्मच इसमें मिलाए गए थे। ठीक है, बराबर बराबर बचना चाहिए। देखते हैं तो क्या होता है कि क्या आप जानकारी प्राप्त करते, क्या हमने पाया कि जल में विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। बिल्कुल हाँ, हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। या अध्याय प्रस्तुतिकरण की विधियों का उपयोग प्रयोगशाला में इनमें ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि यह विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कीवर्ड्स है मंथन मतलब घोटना, संघनन यानी बारीक करना। ठीक है, निस्तारण छानना, वाष्पन उड़ाना, निस्यंद यानी किसी फिल्टर पेपर से निकालना, हस्यन यानी हाथों से चुनना, संतृप्त विलयन यानी एक लिमिट में घुलना, अवसादन करना यानी हलाना उसे। ठीक है, नीचे बैठ जाना, चालन यानी उसको चलाते हुए नीचे अलग करना, विलयन यानी घोलना, थ्रेसिंग यानी क्या रहता है कि वो एक मशीन आती है जिससे हवा में उसको क्या किया थ्रेश किया जाता है काट कर। निष्पावन यानी विलयन को कैसे उस तरह हाथों से अलग करना। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके कुछ इम्पोर्ट मतलब इसमें जो समरी रह गई थी, समरी देखते हैं क्या था इसमें। सबसे पहले ये बोला गया है कि हस्तचयन और निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंद मिश्रणों में से उसके पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। तो देखो ये जो विधियों के नाम जरूर याद कर ले। हस्तचयन यानी हाथ से, निष्पावन यानी हवा से उड़ाकर, चालन यानी चलनी से, अवसादन यानी नीचे बैठना, निस्तारण यानी क्या होता है कि जो नीचे बैठने के बाद जो ऊपर का पदार्थ है उसको धीरे से बाहर निकालना, निस्यंदन यानी किसी चलनी से छानना ना। ठीक है, अगला क्या है कि अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है ना।
अपन निकाल सकते हैं आसानी से एक चुनकर। भूसा और अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि से अपन हवा से फटक कर इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसी मिश्रण के कणों के माप के अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन की प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। मतलब देखो, यदि अलग अलग आकार के कण हैं तो निश्चित रूप से हम इसको छलनी के द्वारा इन्हें चालन या निस्यंदन कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के कण भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि से इनको हम जल से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयव को निस्यंद के प्रयोग से पृथक किया जा सकता है। अब यदि दोनों ही पदार्थ, जैसे मान लो कि पानी में कोई रेत के कण हैं, अब वो घुलते तो है नहीं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर अपन उसको ऊपर वाले द्रव को अलग कर लेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है निस्यंदन। ठीक है, छान कर उसको अलग कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि किसी द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन का उपयोग किसी द्रव में घुले हुए ठोस को पृथक करने में किया जाता है। अब जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन, है ना। अब यदि घुलने की क्षमता इसमें समाप्त हो गई, विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। स्वाभाविक है, यदि पानी में शक्कर नहीं घोल रही तो गर्म कर लो। तो जल में विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। देखो, एक चीज जल में कोई निश्चित मात्रा में घुलती है, दूसरा चीज की मात्रा अलग होती है। अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। ये क्या कहता है कि हम किसी भी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? कोई दो उदाहरण लिखो। तो देखो, पृथक करने की आवश्यकता इसलिए होती है, पहला तो हमें उसमें से अशुद्ध चीजों को अलग करना है। पहला तो आप ये याद कर लें, अशुद्ध पदार्थों को अलग करना है। दूसरा, वो जो पदार्थ है वो हमारे उपयोग में आना चाहिए। तो उपयोग में आना चाहिए तो हमें उसमें से एक विशेष चीज का उपयोग होता है तो हम उसे पृथक करते हैं। ठीक है, जैसे चाय में से, अब एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो चाय में से हम चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, है ना। जैसे गेहूं, वीट में से हम लोग क्या भूसा अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कहाँ जाता है? तो निष्पावन का मतलब होता है किसी भी चीज को उड़ाकर अलग करना, यानी हवा के उपयोग से अलग करना। जैसे गेहूं से अपन क्या करते हैं? गेहूं और भूसा में से उसको अलग करते हैं ना, हवा के द्वारा। ठीक है, पकाने से पहले दालों के नमूने से भूसे और धूल के कणों को आप कैसे पृथक करोगे? तो इसके तो सबसे साधारण उपाय तो ये है कि हम हस्त चयन करेंगे ना, तो हस्त चयन भी कर सकते हैं। यदि बहुत भूसा है तो हम इसमें निष्पावन भी कर सकते हैं। तो निष्पावन और हस्त चयन दोनों विधि अपनाई जा सकती है। छालन से क्या अभिप्राय है? तो छालन का मतलब क्या रहता है? जब कोई कण को अलग करना होता है तो कणों को चलनी के द्वारा अलग करना, है ना, चलनी के द्वारा। तो उसे चला जाता है तो चलकर धीरे धीरे जो छोटे आकार के कण है वो नीचे गिर जाते हैं, तो इसको अपन लोग बोलते हैं छालन। हाँ, चलिए, रेत और जल के मिश्रण में से आप रेत और जल को कैसे पृथक करोगे? तो रेत और जल के मिश्रण में से रेत को यदि हमें अलग करना है तो सबसे पहले तो उसको नीचे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो ये कहलाता है अवसादन, है ना। अवसादन है ना, उसको बिना हिलाए डुलाए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? पूरी रेत जब नीचे बैठ जाएगी रेत तो हम उसका करेंगे मतलब निश्यंद, क्योंकि हम उसको क्या करें या निस्तारण कर लेंगे। तो निस्तारण में क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो ऊपर का पानी अलग हो जाएगा, है ना। तो ये निस्तारण हो जाएगा। इस तरह से हम इसको अलग करेंगे। अगला है, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करें कैसे? तो सबसे पहले तो हम इसको पानी में विलय कर लेंगे, है ना। पानी में इसको घोल लेंगे। पानी में घोलने के बाद क्या होगा कि शक्कर घुल जाएगी, आटे नहीं घुलेगी। अब उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर पर, है ना, फिल्टर पेपर पर लेंगे तो पानी और शक्कर अलग हो जाएगी और आटा अलग हो जाएगा। ठीक। अगला, पांकिल जल के नमूने को किस प्रकार स्वच्छ प्राप्त करोगे? तो गंदे पानी को सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे तो गंदगी नीचे पड़ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवसादन। ठीक है,
अवसादन करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, निस्तारण करेंगे। तो निस्तारण में क्या होगा, ऊपर का जो पानी है वो साफ निकल जाएगा और नीचे की गंदगी अलग निकल जाएगी। अगला, धान के डंडियों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो निष्पावन का उपयोग करते हैं ना। निष्पावन में क्या रहता है, हवा से उसको अलग कर दिया जाएगा। कपड़े दूध को उड़ेलते समय मलाई रह जाती है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है एक्चुअल में, मतलब फिल्ट्रेशन कहलाती है ना। तो अपन इसको कपड़े से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं ना। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे उसको छानना। समुद्र से जब नमक अलग किया जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं अपन, उड़ाकर करते हैं ना, वाष्पन से, है ना, वाष्पन। यदि पांकिल जल को पूरी रात बाल्टी में रख दिए तो अशुद्धि नीचे बढ़ जाती है, इसके पश्चात ऊपर के जल को अलग कर लेते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निस्तारण। ठीक है, निस्तारण। चलिए, क्या दूध और जल के मिश्रण को निस्यंद द्वारा पृथक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निस्यंदन में दूध नीचे बैठेगा ही नहीं। ठीक है, बल्कि उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें मथा जाता है उसका ना, दूध को। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं क्या? नहीं। निष्पावन में कोई भी चीज़ दोनों हम कैसे समान भार की है, एक साथ ही नीचे गिरी हल्की होती तो हो जाता है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक करने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल हाँ, है ना, उसको छान के नीचे चाय चली जाती है, ऊपर पत्ती रह जाती है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि निष्पावन करते हैं। अगला, जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई गई। ठीक है, हमने क्या बनाया, शिकंजी बना ली। अब बर्फ डालकर ठंडा करना चाहते हैं तो शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के पहले या बाद में डालेंगे? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो निश्चित रूप से हम बाद में बर्फ मिलाते हैं ना, बाद में बर्फ मिलाते हैं। तो बाद में बर्फ मिलाएंगे, है ना। और यदि आपने पहले मिला दोगे तो फिर तो और चीनी घोलना पड़ेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। ठंडा तो होगा नहीं, बल्कि फीका जरूर हो जाएगा, है ना। तो यदि पहले आपने यदि मिलाओगे तो आपको और चीनी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मिलाने पर चीनी कम पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा वीडियो था। जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट लिखोगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग। थैंक यू।